तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, प्रिंस युआन, ली किंगचन और बाकी ये जो टीम थी ब्लैक रीजन के लिए निकल जाती है। अब आगे सीन शिफ्ट होता है और याओ याओ को दिखाया जाता है। बाल इसने बांध रखे थे, हरे रंग के कपड़े पहने थे और साथ में फूलों को पानी दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि फूल भी मानो उसकी तरफ आकर्षित हो रहे। और टुन टुन शांति से पड़ा हुआ देख रहा था, क्योंकि प्रिंस युआन के जाने के बाद से दोनों को बोर हो रहा था। टुन टुन के पास लड़ाई करने के लिए कोई नहीं था और वहीं याओ याओ को ज्ञान देने के लिए कोई नहीं था। कुछ समय बाद याओ याओ टुन टुन को लेकर मिशन हॉल की तरफ बढ़ती है। कुछ दिन बीत चुके थे युआन को गए हुए, और क्योंकि इसे कुछ आइटम्स चाहिए थे याओ याओ को सबडूइंग रून बनाने के लिए, जो कि प्रिंस युआन को उस ड्रैगन रिजेंटमेंट पॉइजन से बचा सके। मिशन हॉल में तो ये चाहती है, पर इसे कुछ वैसा मिशन मिलता नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल लेवल के मिशन में तो जाना भी नहीं चाहती थी। तो फिलहाल ये वाला भी काम ही है। सेन वांगजिंग को पकड़ा देती कि कुछ जैसे ही पता चले मुझे इन्फॉर्म करना। और एक दिन की बात है, ये मिशन हॉल में फिर से गई हुई थी और वापस जैसे ही आ रही थी, यहाँ पे एक एक्सप्लोजन सुनाई देता है। ये सामने वाले एक जेनेसिस की मिरर में देखती है और स्क्रॉल को देखकर समझ जाती है कि ये हेवन लेवल का टास्क है। और याओ याओ डिसाइड करती कि ये वहां पे जाने वाली है। हालांकि इसमें 2 ही लोग जा सकते थे और दोनों चोजन वंस होने चाहिए, ऐसा रूल भी था। मिशन में ऐसा था कि कोई एक ड्रैगन टाइप का जेनेसिस बीस्ट है जो कि एक स्ट्रेंज प्लांट के अंदर फंसा हुआ है। याओ याओ समझ जाती है कि जो भी है, अगर एक ड्रैगन टाइप के बीस्ट को सप्रेस कर रहा है, यानी वो ड्रैगन सप्रेसिंग वुड होगा, जो कि शायद युआन के लिए काम आ सकता है। ये तुरंत ही यहाँ के एडमिन के पास जाती है और कहती है, क्या ये यानी इस मिशन में मैं जा सकती हूँ? एडमिन भी चौंक जाता है कि एक लड़की अकेले। एल्डर यहाँ पर यानी जो एडमिन थे बाकी एल्डर से डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारे अंदर क्वालिफिकेशन तो है, क्योंकि तुम चोजन वन नहीं हो पर उनसे कम भी नहीं हो। और ये बोलते हैं कि तुम कल निकल सकती हो। इधर अगले दिन की सुबह होती, याओ याओ टुन टुन के साथ वो जो डिपार्चर का पोजीशन था, पॉइंट था, वहां पहुंचती और देखती है कि वहां पर पहले से एक बंदा खड़ा था और ये था ये के स्पिरिट रून वाला। था तो ये हैंडसम, पर याओ याओ इसे देखती भी नहीं है। और ये कि यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि इसे पता चल गया था कि 2 लोगों को मिशन में जाना ही है और याओ याओ जा रही है, तो चांस पे डांस मारना था भाई को। याओ याओ से ये बातें करता है कि तुम भी इस मिशन में जा रही हो, मतलब ट्राई वगैरह कर रहा था। याओ याओ सीधा बोलती है कि मुझ पर ट्राई मत करो, तुम्हारा समय वेस्ट होगा। ये क्या बोलता है, लेकिन मैं युआन से तो अच्छा ही हूँ। याओ याओ कुछ बोलती नहीं है। ये कि यही सोचता था, इतनी लड़कियां मेरे पीछे दीवानी है और मैं इस लड़की के पीछे, और ये मुझे भाव भी नहीं देती। अब याओ याओ फिर से बोलती, अगर मिशन में मरना नहीं चाहते हो तो कम बात करो। अब ये फाइनली सीरियस बातें करता है कि तुम्हें मालूम है इस मिशन को भेजने वाला कौन है? याओ याओ भी पूछती कि कौन। अब ये कि थोड़ा सा समा मानता है कि ये बंदा अकेले ऐसे मिशंस को पूरा करता है। नॉर्मली ऐसा कुछ करता भी नहीं है, क्योंकि ये चाहते कि पूरा जो शेयरिंग है वो इससे मिल जाए। अब आप गेस करो कौन हो सकता है? याओ याओ समझ जाती है कि ये चू किंग होगा, यानी नंबर 1 चोजन वन। इधर सीन शिफ्ट होता है और ब्लैक फ्लेम प्रोविंस वाले एरिया के आसपास के रीजन को दिखाया जाता है। 10 दिन बीत चुके थे और प्रिंस युआन वगैरह ब्लैक फ्लेम प्रोविंस में एंटर कर जाते हैं। और जहां भी ये लोग रुकते थे, युआन हमेशा से यीमू की को यूज कर, यानी वुड की को, अपने टाई मार्क को पूरी तरह से बनाने में लगा हुआ था। हाँ, अगर इसके पास कोई ऐसा वुड होता जो कि 100 साल से ज्यादा पुराना हो या उससे भी ज्यादा, तो ये शायद जल्दी बन जाता। और ली किंगचन सभी को बताती कि सबसे पहले हम ब्लैक फ्लेम सिटी में हमारे जो एल्डर वो हैं उनसे मिलेंगे, वही हमको टास्क असाइन करने वाले हैं कि कौन क्या करने वाला है। अभी एक लॉज के करीब पहुंचते जहां पर युआन भी हैरान था। बिल्डिंग्स शानदार थी और कुछ रूल्स भी थे, मतलब मिनिमम अल्फा लेयर का बंदा ही अंदर एंटर कर सकता है। अब लोग देखना शुरू करते हैं, खास करके ली किंगचन को, कि अरे यार, ये जो नंबर 1 ब्यूटी है, तो कांगजुआन सेक्ट ने इस बार इन्हें भेजा है। और किंगचन की नजर यहाँ पर सामने वाले ग्रुप पे पड़ता है, इसमें बहुत सारी लड़कियां थी और ये लोग थी 100 फ्लावर फेरी पैलेस की। और इस सामने भी एक लड़की थी जिसका नाम फेंग यिंग था। ये वहां की चोजन वन थी। ली किंगचन इसे पहचान लेती है। अब इस दौरान फेंग यिंग ये जाओजू को भी जानती थी, तो इनकी भी बातें होती है और जाओजू भी तारीफ करता है कि फेंग यिंग अब पहले से काफी सुंदर हो चुकी हैं। बाकी जो लोग थे जैसे किन्हाई वगैरह, इनकी नजर एक और लड़की पे पड़ती है जो कि फेरी पैलेस की ही थी और शांति से बैठी हुई थी, और दिखने में ये तो कुछ ज्यादा ही सुंदर थी। इवन शायद ली किंगचन इसके बराबर की सुंदर हो, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही थी। और इस लड़की पर बहुत सारे लोग पहले से डोरे डाल रहे थे, पर यह लड़की उन्हें इग्नोर मार रही थी। खास करके एक लड़का जो कि सैक्रेड पैलेस का था और इस लड़की को लाइन मार रहा था। इस लड़के का नाम था यांग जुआन। ये जो लड़का यांग जुआन था, ये चोजन वन तो नहीं था, पर फिर भी शायद काफी पावरफुल था और किंगचन वगैरह को क्रिएट करता है। अब ये जो यंग लेडी थी फेरी पैलेस वाली, इसकी नजर जाओ युआन पे पड़ती है और ये हैरान थे
जाओ युआन भी इसे देखकर स्माइल करता है और थोड़ा सरप्राइज भी था कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि किंग यू थी। अगर किंग यू आपको याद ना हो, ये वही लड़की जो कि युआन को भी बोलनी थी कि तुम मेरे पति बन जाओ, और जिसने याओ याओ को एक बार अपना पति बनाने का सोचा था। युआन स्माइल करता है और इसकी तरफ हाथ से इशारा करता है। अब जो भी लोग थे, जैसे कि किन्हाई इसकी टीम का, ये लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई ये बंदा ये कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है, क्योंकि इनको पता नहीं था कि युआन इस लड़की का फ्रेंड है। किंग चान भी सोचती है युआन क्या सोच रहा है, ये इतना चार्मिंग है। और फेंगिंग भी कहती है कि ली किंग चान, तुम्हारा ये फ्रेंड यानी जूनियर ब्रदर ये कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। अब इधर किंग यू युआन को हाथ हिलाते हुए देखती है, पर ये इग्नोर ही मार देती है इसको। जाओ युआन कहता है यार ये तो पोपट कर दी मेरा पूरा, और किन्हाई वगैरह इस समय हंसने लगते हैं। पर तभी अचानक से किंग यू ये हंसने लगती है, और ये सुंदरता हंसी जो थी क्या ही खतरनाक थी। लोग भी सोचने लगते ये अचानक से हंसने कैसे लगी, क्योंकि फेंगिंग इसके सीनियर थी तो वो समझती थी कि किंग यू ऐसे किसी को ऐसे स्माइल नहीं देती, और ये अंदर से एकदम हंस रही है। चाहे वो लड़का यांग जुआन या जो भी लोग अब इस समय प्रिंस युआन की तरफ देखने लगते हैं। युआन समझ जाता है गड़बड़ हो गया, ये किंग यू ये लोमड़ी के जैसी है, हमेशा मुझे फंसाती है। अब फेंगिंग भी समझ जाती है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और ये किंग यू से पूछती भी है। किंग यू अब पूरा बात बताती कि जब हम कांगमांग कॉन्टिनेंट में थे, यानी ये तो वैसे भी कांगमांग कॉन्टिनेंट ही है, तो वहाँ पर मैं इससे मिली थी, और जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे इसने टॉप किया था। किंग यू के अलावा लू लुओ भी फेरी पैलेस में ही पढ़ती थी, पर फिलहाल वो इस मिशन के लिए नहीं आई थी। और फेरी पैलेस में भी किंग यू और लू लुओ को एक जीनियस ही माना जाता था। इवन जो वहाँ के हेडमास्टर थे या थी, वो इन दोनों को पर्सनली पढ़ाती थी। हालांकि लोग इनकी बात सुनते हैं, पर युआन को फिर भी अंडर एस्टिमेट करते हैं कि इसका पावर लेवल ये अभी अल्फा के 4 स्टार पे, ये बंदा क्या ही कर लेगा। कुछ लोग तो हंसने लगते हैं। अब बीच में किंग चान को बोलना ही पड़ता है कि तुम लोगों को अगर पता नहीं है, मतलब बाकी जो बाहरी थे, ये बंदा 6 महीने भी नहीं हुए और हमारे कांगजुआन सेक्ट का एक पर्पल सेस्ट डिसाइपल बन चुका है, और जल्दी फ्यूचर में एक चोजन वन भी बनेगा। युआन भी प्रभावित होता है, और वही किंग यू वो जानती थी कि युआन किसी भी भीड़ में चला जाए वहाँ पे ये अपनी एक अलग छाप छोड़ ही देता है। फेंगिंग भी कहती है यार ये कांगमांग कॉन्टिनेंट वाले यहाँ से कुछ कई सारे जीनियस निकल रहे हैं, जैसे कि लू लुओ, फिर ये लड़का जाओ युआन हो गया, फिर एक निंगजान करके है, और किंग यू तो है ही। फिलहाल ये दोनों ग्रुप यहाँ से अपने अपने लॉज के लिए निकल जाते हैं, और जब ये जा रहे होते तो फेंगी इस समय किंग यू से कहती जितना मैं देख पा रही हूँ वो लड़का युआन वो अल्फा 4 स्टार पे है, क्योंकि यहाँ पर बाकी जो भी लोग आए थे वो अल्फा 6 स्टार पे थे मिनिमम। किंग यू कुछ बोलती नहीं, पर ये युआन के पावर को समझती थी कि युआन अगर 4 स्टार पे तो वो उसका पावर लेवल एक्चुअल नहीं है, उसका फाउंडेशन ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और ये बताती भी है कि सेंट रीमेंस डोमेन में जब वो अल्फा लेवल पे था नहीं, तब उसने वो वांग को हराया था, और वहाँ पे भी वो सबसे कमज़ोर माना जाता था। फेंगिंग भी सोचती अगर ली किंगचान किसी बंदे को सपोर्ट कर रही है, नॉर्मली वो कोल्ड रहती है, तो कुछ तो बात होगा उसमें। फिर भी ये कहती है जो भी होगा जब हम माउंटेन रेंज में एंटर करेंगे तो पता चल ही जाएगा। अब इधर फिलहाल किंगचान वगैरह एल्डर वू से मिलते हैं, और ये सभी को मिशंस असाइन करने लगते हैं। ओल्ड मैन का नाम वू लिन था। ये सभी को देखते इस दौरान इनकी नज़र प्रिंस युआन पे आके टिकती है, और ये भी हैरान थे कि अल्फा 4 स्टार का बंदा तुम लोग इसे क्यों लेके आए हो। अब ये देख करके साउजू थोड़ा खुश होता है, क्योंकि वूलिन जो है थोड़े स्ट्रिक्ट बंदे हैं। अब ली किंगचान यहाँ फिर से कहती है ये बंदा अभी न्यूली प्रमोटेड हुआ है, पर्पल सेस्ट डिसाइपल, ये सेंट जेनेसिस पीक का है, और इसे आए हुए अभी 6 महीने हुए हैं। जो भी मतलब इसके कारनामे थे ये यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करती है कि अल्फा 4 स्टार पे है, पर 7 स्टार वाले बंदों को हरा सकता है। एल्डर वो कहते हैं वो ठीक है, पर इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब एल्डर वो कहते हैं ठीक है अब ये आ ही चुका है तो यहाँ पर इसे सीखने को मिलेगा, और ये बोलते हैं बर्डन बनने की कोशिश मत करना। और इनका डिस्कशन होता है उस एसेंस फ्लेम के बारे में, क्योंकि यहाँ पर सैक्रेड पैलेस वगैरह, फेरी पैलेस और नॉर्दर्न पैलेस वाले भी आए हुए हैं, तो एक वॉर तो होना है खास करके सैक्रेड पैलेस वालों से, और कुछ लोकल सेक्ट भी इन्वॉल्व है। और ये बताते हैं कि तुम लोगों के आने से पहले हमने अपने अपने पार्ट्स डिसाइड करनी है। एक मैप निकालते हैं जहाँ पर वो इसेंस फ्लेम का वेन था, और सभी को कुछ ये जेनेसिस रूम्स देते हैं, मतलब कौन कितने एरिया को प्रोटेक्ट करने वाला है। हालांकि इस एरिया में कई सारे हेवनली फ्लेम लिजर्ड्स भी मिलेंगे जो कि टाइप 4 के जेनेसिस बीस्ट है, तो जो कोर एरिया होगा उसमें जो पावरफुल लोग हैं वही जाएंगे। और ये किंग चान और जाओजो को सबसे अंदर वाले एरिया को डिसाइड करते हैं देने का। अब बाकी जैसे किन्हाई बाइली थे वो मिडिल वाला एरिया को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद ये जाओ युआन की तरफ देखते हैं, और कुछ बोल ही नहीं रहते। युआन भी पूछता है, एल्डर वो कहते हैं तुम फ्री लोडर रहोगे, मतलब एकदम बाहर में। युआन समझ रहा था यार ऐसे तो मुझे हेवन क्रेडिट मिल ही नहीं पाएगा, पर ये करे तो करे क्या, इनकी बात इन्हें मानना पड़ता है।
हालांकि लिंगचन सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, पर एल्डर वो ये कहते हैं कि देखो तुम सभी की सेफ्टी की भी बात है और इसकी भी, तो मैं ऐसा डिसीजन मुझे लेना पड़ेगा। बैटल 3 दिनों बाद होगा, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। युवान बस यही सोच रहा था, कुछ भी हो जाए हेवन क्रेडिट तो लेना ही है। इधर फिलहाल रात का समय होता है। युवान भी अपना दरवाजा खोलता है और सामने वाली बिल्डिंग में हरकतें चल रही थी, यानी काफी माहौल था। ये बाहर देख ही रहा था, तभी एक पावरफुल ऑरा इस पे अटैक करता है। हालांकि युवान इसे ब्लॉक कर देता है। अब उधर से आवाज आती कि सच में 6 महीनों में तुम काफी स्ट्रांग हो गए हो। और ये एक हंसी वाली आवाज थी। ये थी जुओ क्यू किंग यू। युवान भी इसकी तारीफ करता है कि तुम्हारी स्पीड ये पहले से भी काफी बढ़ चुकी है। अभी इनका डिस्कशन होता है। याओ याओ के बारे में भी ये पूछती है और युवान बताता है, यार इस मिशन में मुझे इन लोगों ने फ्री लोडर बना दिया है। किंग यू कहती है, टेंशन मतलब मुझे तुम पे विश्वास है। आखिरी में सबसे बड़ा शॉक तुम ही देने वाले हो। युवान भी हंसता है, इतना विश्वास है मुझ पे? किंग यू हंसने लगती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। फिलहाल लुलुओं के बारे में भी इसकी बातें होती है और युवान थोड़ा सा रो रहा था, मतलब कि यार मुझे उतना अच्छा वो माहौल नहीं मिलता। याओ याओ को देखो, किंग यू भी कहती है, तुम याओ याओ को खुद से कंपेयर कर रहे हो। युवान भी कहता है, मतलब तुम मुझे ऐसे ही सांत्वना देने वाली हो, हमेशा मेरा मजाक उड़ाना है। अब किंग यू इस दौरान सामने की तरफ इशारा करके कहते हैं, वहां पे फेयर चल रहा है, क्यों ना हम चलें। दोनों वहां पे पहुंच जाते हैं और किंग यू को लोग फिर से घूरने लगते हैं। ये दोनों एक ऐसे स्पॉट पे थे जहां पर कई सारे ब्लैक रॉक्स देखे जा सकते थे। युवान भी सोच रहा था कि यार ये क्या चीज है। अब ये जो रॉक्स थे, ये 10 साल वाले, कुछ 100 साल वाले, कुछ 1000 साल वाले, ऐसे करके थे। और यहाँ पे रॉक गैम्बलिंग चल रहा था, यानी रॉक का जुआ। और इसके अंदर इसेंस फ्लेम ही है शायद, पर किसके अंदर है, यानी कितना पुराना है, वो आंखों से देख के बताना मुश्किल होता है। अब युवान सोचता है, अगर अंदर का देखना हो तो क्या मैं अपने सेंट डिकोडर रून को यूज कर सकता हूँ। अब जैसे इसे टेस्ट करने वाला था, तभी यहाँ पर एक हंसने की आवाज आती है और एक बंदा कहता है कि मिस किंग यू, क्या आप इस फ्लेम रॉक गैम्बलिंग में इंटरेस्टेड हो? क्योंकि वैसे भी ये एरिया हमारे फ्लेम कॉल्ड्रन सेक्ट के अंदर आता है। अब ये बंदा जो था कॉल्ड्रन सेक्ट का यंग मास्टर था और हमेशा से किंग यू के फिलहाल पीछे पड़ा हुआ था। इसका नाम था सूडुआन। अब युवान इस समय किंग यू की तरफ देखता है कि तुम्हें वापस चलना है। अब जब तक युवान कुछ बोले, सूडुआन फिर से बोलता है, अच्छा आप कांगजुआन सेक्ट के हो, माफ करना मैंने आपको देखा नहीं। सूडुआन अंदर से तो नफरत कर रहा था, किंग यू के पास में कोई लड़का देख ले तो इसे होता था। अब ये प्रिंस युवान से पूछता है, क्या आप भी इस फ्लेम रॉक गैम्बलिंग में इंटरेस्टेड हो? अगर आप में साहस है तो ट्राई कर सकते हो। इस बंदे ने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना था और शायद ये किसी वुड का बना हुआ था और युवान की नजर इसके ब्रेसलेट पे टिक जाती है और एक टाई मार्क जो इसके हाथ में था उसमें फ्लक्चुएशन होता है। ये समझ जाता है इसके अंदर जो यीमो की है वो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गर है और शायद ये जो वुड है ये एंशिएंट वुड है, शायद 1000 साल पुराना। मानो भगवान ने खुद इसके पास कुछ सहारा भेज दिया हो। युवान मन ही मन कहता है, इसका ब्रेसलेट यानी मैं और ये दोस्त बनने ही वाले हैं, पर ये इसे कैसे हासिल करेगा? अब ये सोचने लगता है। सूडुआन को तो पता नहीं था, पर ये प्रिंस युवान से कहता है, रिलैक्स ब्रदर, यहाँ पे फन होगा, मतलब ये ब्लैक रॉक गैम्बलिंग में मजा आता है, क्यों ना चलो आप मेरे साथ। और वैसे भी आप कांगजुआन सेक्ट के हो, इतने फेमस सेक्ट के, आप डरते तो नहीं होगे। सूडुआन मजे लेने लगता है और आसपास कई सारे लोग और भी आ जाते हैं जो कि प्रिंस युवान से कहते हैं कि प्रिंस जाओ युवान, आप तो कांगजुआन सेक्ट के हो, आप तो डरते नहीं होगे। मतलब ये उकसा रहे थे। किंग यू को ये सब पसंद नहीं आ रहा था और ये युवान की तरफ देखती कि ये सोच क्या है, क्यों ना मेरे साथ चले, यहाँ से निकलते हम। और जैसे दोनों की नज़र मिलती है, किंग यू वैसे भी काफ़ी स्मार्ट थी, ये समझ जाती है कि युवान के पास शायद कोई प्लान है और ये तुरंत ही बोलती है, फ्लेम रॉक्स, मजा आएगा इसमें। पर किंग यू कहती है, पर ऐसे गैम्बल में ऐसे मजा नहीं आएगा, इसमें बदले में कुछ मिलना भी चाहिए, जो जीतेगा। सूडुआन कहता है, मिस किंग यू आप सही बोल रही हो। और सूडुआन तो ये वैसे भी प्यार में बावला था, ये बोलता आप जो भी कहो हम उस पर दाव लगा सकते। किंग यू इसके ब्रेसलेट की तरफ देखती है और कहती है इस चीज पे। सूडुआन थोड़ी देर सोचता है फिर मान जाता है और ये कहता है कि अगर प्रिंस जाओ जीत जाएंगे तो मैं ये ब्रेसलेट उन्हें दे दूंगा, लेकिन प्रिंस युवान अगर हार गए तो वो मुझे क्या ऑफर करेंगे। और जब तक युवान कुछ बोले, ये खुद ही किंग यू की तरफ देखता है कि अगर मैं जीत गया तो मिस किंग यू आप मेरे साथ कल डेट पे चलोगे। अब बाकी जो भी लोग थे ये शॉक्ड हो जाते हैं। किंग यू खुद इसका हल्का सा चेहरा बन जाता है। युवान पे इसे भरोसा था, पर यार ये बहुत बड़ा दाव है। और इस समय किंग यू युवान की तरफ देखते, यार इसने तो मुझे फंसा दिया और तुम हारे बेटा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इशारों इशारों में युवान भी समझ जाता है। सूडुआन की नज़र में ये एक लव राइवलरी था और फिलहाल इस बैटल को देखने के लिए, मतलब गैम्बलिंग को, दूर से सेकंड फ्लोर पे ली किंग चान, जाओ जू, फेंगिंग वगैरह भी आ चुकी थी। अब ली किंग चान भी देखती, सोचती है यार ये बंदा यानी युवान ये कुछ ज़्यादा ही लड़कियों के साथ घूमता है। वही सैक्रेड पैलेस के जो 2 चोजन वंस आए थे, वांग ची और काओ जिंगजू, इनको भी दिखाया जाता है, जो कि फिलहाल इस समय यहाँ पर एक जगह बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे।
और इनके बगल में यांग जुआन भी बैठा हुआ था। हालांकि फेंग यिंग इस दौरान ली किंगचान से कहती कि वो जो सू डुआन है ना, वो फ्लेम रॉक कॉम्पिटिशन में हारता ही नहीं है। पर किंगचन ये जानती थी कि युवान ऐसे भी कोई बैटल में भाग नहीं लेता है, उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा। इधर जाओजू ये किंगचान से बोलता है ये लड़का फिर से हमारी मजाक उड़वाएगा, पर किंगचान इससे बोलती है वो गैम्बलिंग कर रहा है, इसमें उसका जाएगा, इसमें हमारे सेट का नाम कोई खराब नहीं होने वाला। अब इस वाले पार्ट को मैं ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करता। तो फिलहाल इन दोनों का फ्लेम गैम्बलिंग शुरू हो जाता है। और क्योंकि प्रिंस युवान के पास सेंट डिकोडर रूम था, तो जो भी रॉक्स पड़े हुए थे युवान जो भी उठाता है ज़्यादातर उसमें से 100 साल के ऊपर वाले ही निकलते हैं। पहले ही एक काम सू डुआन करता है और इसके कुछ पॉइंट्स बनते हैं 1000 वगैरह, यानी कोई इसने 100 साल वाला रॉक निकाल लिया, कोई 50 साल वाला, ऐसा करके। और क्योंकि प्रिंस युवान के पास सेंट डिकोडर रूम था, तो आखिरी में बैटल ये जीत जाता है। और किसी को विश्वास नहीं होता कि यार ऐसा कैसे हो गया। शुरुआत में कई लोगों को लगा था कि युवान थोड़ा रैश है और ये गलत कर रहा है, क्योंकि सू डुआन एक पुराना खिलाड़ी है। क्योंकि युवा ने जो रॉक सेलेक्ट किए थे उनमें से 2-3 तो 300 साल पुराने थे और 500 साल पुराने थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था यार ऐसा कैसे हो गया। सू डुआन समझ चुका था और इसे अपना वो ब्रेसलेट वुड वाला निकाल के देना पड़ता है। किंग यू जो पहले थोड़ा पैनिक कर रही थी, अब इसके भी चेहरे पर एक स्माइल आ चुका था। इसको मालूम था युवान एक कैपेबल बंदा है। हालांकि सू डुआन के अंदर एक किलिंग इंटेंट था, पर इसे ये सप्रेस करना पड़ता है। और बदले में ये फ्लेम रॉक्स भी तो मिले थे। और सू डुआन करे तो करे क्या, फ्लेम रॉक्स युवान के लिए भी फायदेमंद चीज था, क्योंकि ये जो टेक्निक प्रैक्टिस करता था हेवनली सन कार्ड गॉड, उसमें फायर्स तो चाहिए ही थे और कई सारे ये किंग यू को भी दे देता है। अब इस सीन को देखकर चाहे वो किंग चान हो या फेंग यिंग, दोनों हैरान थे। जाओजू जिसे लगा था कि युवान फिर से मजाक बन जाएगा, पर वैसा कुछ हुआ नहीं था। इधर सेक्रेट पैलेस का वो जो एक चोजन वन था वांगची करके, वो भी देखता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल था कि कांगजुआन सेट का ये बंदा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पर ये अल्फा 4 स्टार का है तो कोई बड़ा खतरा नहीं है, मतलब गिनती भी नहीं है इसे ये। वांगची वगैरह की खास नज़र ली किंगचान जाओजू वगैरह पर थी, क्योंकि इनका एक इरादा यही था कि इसेंस फ्लेम का जो पूरा एरिया है इन्हें कब जाना है। और यांगजुआन कहता है टेंशन मत लो, आराम से, बस तुम दोनों ली किंगचान और जाओजू को संभाल लेना, बाकियों को तो मैं अकेला देख लूंगा। और जाओ युवान मेरे हिसाब से ये यहीं पर मजाक मस्ती करेगा, इसको तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। अब इस गैम्बलिंग कंपटीशन के बाद प्रिंस युवान जाकर के कल्टीवेशन में लग जाता है। हालांकि जाने से पहले किंग यू इसको एक वार्निंग भी देती है कि इसेंस फ्लेम वेन में एक बंदे से सावधान रहना, सेक्रेट पैलेस का यांग जुआन। हालांकि वो चोजन वन नहीं है, पर वो काफ़ी कैपेबल है, क्योंकि देखो नॉर्दर्न सेक्ट से एक ही चोजन वन आया है और हमारे फेरी पैलेस से भी फेंग यिंग जो है वो एक ही चोजन वन है। तुम्हारे तरफ से 2 हैं और उन लोगों की तरफ से भी 2 हैं, तो बैटल तुम लोगों के बीच में ही होने वाला है। वैसे दोनों टीम कागज पे बराबर थी, पर युवान समझता था यांग जुआन चोजन वन नहीं है और सेक्रेट पैलेस में इसकी काफ़ी इज्जत है, तो कुछ तो बात होगी इसमें। अब इधर युवान कल्टीवेशन में लगा हुआ था और ये जो ग्रीन की था इसे लगातार एब्जॉर्ब करने लगता है और धीरे धीरे इस युमू की को ब्लड और फ्लैश से मर्ज करने लगता है। और पहले जो इसके हाथ पर वो टाई मार्क था वो तो काफ़ी कम था, पर इस बारी में अच्छा से कंडेंस होने लगा था। वही अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। एल्डर वू वगैरह ली किंगचान वगैरह ये बैटल स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे थे और युवान ये बाहर ही नहीं निकलता। जाओजो फिर से मजे लेता है कि कल तो वो काफ़ी मजे में था, अभी अचानक से 2-3 दिन के लिए वो कल्टीवेशन में क्यों चला गया, क्या 3 दिन में कोई ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। एल्डर वो भी उतने खुश नहीं थे, क्योंकि गैम्बलिंग वगैरह सही नहीं माना जाता है। इधर समय काफ़ी जल्दी निकलता है और 3 दिन निकल जाते हैं। युवान को फिर से दिखाया जाता है और उसके बॉडी पर एक ग्रीन लाइट अब चमक रही थी और जो ब्रेसलेट था जिसके अंदर वो युमू की था, अब धीरे धीरे ये पूरा उसे एब्जॉर्ब कर चुका था। युवान अब फाइनली अपनी आंखें खोलता है, पर इसकी आंखों में अभी भी एक रिग्रेट था। ये जो इसका टाई मार्क था ये आधा कंप्लीट हुआ था। फिलहाल ये चाकू से अपने हाथ को काटता है और पलक चपकते ये घाव इसका भर जाता है। ये कमाल था इस ग्रीन वुड का, यानी कि टाई मार्क का। हालांकि ये पूरा नहीं हुआ है, फिर भी इतना काफ़ी था फिलहाल। और जब ये परफेक्ट हो जाएगा तो बात ही अलग है, तब ये अपनी अनडाइंग बॉडी को बिल्ड कर सकता है। इस दौरान इसके दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज़ आती है और ये कोई और नहीं बल्कि ली किंगचान थी और कहती है अगर तुम अभी बाहर नहीं आते तो हमें तुम्हारे बिना ही आके जाना पड़ता। युवान फिर से माफ़ी मांगता है, पर ये बताता नहीं है कि ये कर क्या रहा था, खास करके टाई मार्क के बारे में ये इन लोगों को कैसे पता है। और पूरा चीज़ें एक्सप्लेन करती कि तुम्हें आउटर रीजन में रहना है और कोई गलती नहीं करना है। फिलहाल किंगचान के साथ युवान पहुंच जाता है, जहाँ पर एल्डर वू, जाओजू, बाइली ये सभी लोग पहले से वेट कर रहे थे। और किनाई फिर से कहता है कि जूनियर ब्रदर युवान आप हमेशा लेट रहते हो, 3 दिन कल्टीवेट किए, क्या कुछ फ़ायदा मिला। युवान कुछ बोलता नहीं। हालांकि एल्डर वो थोड़े निराश थे कि युवान को मुझे बाहर प्लेस करना पड़ रहा है, अगर इसके जगह कोई कैपेबल बंदा होता तो उसे भी मैं इनर रीजन में भेजता तो हमारा पावर बढ़ जाता।
एल्डर वो फिलहाल इन 10 को एक अलग अलग ऑब्जेक्ट देते हैं, यानी इससे ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, और फिलहाल इन सभी को लेकर यहाँ से ये निकल जाते हैं। तो इसे एक्सप्लेन वेन का बैटल बेसिकली अब शुरू होने वाला था। स्टोरी को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।